करवा चौथ आने वाला था। सलोनी मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़कर मन ही मन बस एक ही विनती किए जा रही थी। हे माँ पार्वती, मुझ बदनसीब काली बहू को आशीर्वाद दो माँ। किस करवा चौथ पर मेरी और विराट जी के बीच में जो भी उलझने हैं वो सब ठीक हो जाए। इसके बाद सलोनी अपने ससुर आलोकनाथ के पैर छूती है। जुग जुग जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। बाऊजी आरती। तभी अचानक से सलोनी को उल्टी आती है और वो बाथरूम में भागती है। अरे सलोनी बहू, अरे ठीक तो है न तू? पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। टेस्ट करने पर सलोनी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, जिसके बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। अब इस बच्चे के आ जाने से हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश विराट आप यहाँ होते तो कितने खुश होते। सलोनी शर्माते हुए खुद को शीशे में देखती है। तभी वो अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखकर अपनी 7 फेरों के लम्हों को फिर से जीने लगती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूर भरने के साथ विराट और सलोनी की शादी हो जाती है और गरीब गिरधर रोते हुए अपनी बेटी की विदाई करता है। आलोकनाथ जी, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर आपने मुझ गरीब बाप पर जो उपकार किया है ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समधी जी, हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बहू नहीं, बेटी लेकर जा रहा हूँ। आज से सलोनी बहू हमारे घर की इज्जत है। हर लड़की की तरह सलोनी भी अपनी आंखों में शादी को लेकर हजारों सपने सजाए ससुराल आती है, जहां उसकी सास राज रानी उसका स्वागत करते हुए दरवाजे पर खड़ी सलोनी को ताने देना शुरू कर देती है। अरे ओ गरीब की बेटी, काली कलूटी बैंगन लूटी, खड़ी क्या है? पैर क्या जमीन में जम गए हैं? चल गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। असल में सलोनी के काले रंग के चलते उसकी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी, मगर सलोनी की सादगी और सरल स्वभाव देखकर आलोकनाथ ने अपने बेटे विराट से उसकी शादी कर दी। मगर इस शादी से सलोनी का पति और सास जरा भी खुश नहीं होते। सलोनी के काले रंग से चिढ़कर विराट शादी की रात उसके बाल खींचते हुए उस पर अत्याचार करता है। साली काली कलुटी, तूने और तेरे बाप ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विराट जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। और जो दर्द तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे दिया है उसका क्या? हाँ, एक बात याद रख ले, तुझ काली कलूटी को मैं अपनी पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं दूंगा। इसी के साथ विराट सलोनी का सर दीवार में लड़ा देता है। ये कमरा और ये बेड मेरा है। तेरे गरीब बाप ने तो दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, इसलिए तू जमीन पर सोएगी, यही तेरी औकात है। सलोनी सारी रात जमीन पर पड़े हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए फूट फूट कर रोती रही और देखते ही देखते शादी के कुछ दिन बाद करवा चौथ आ जाता है। माँ जी, कल करवा चौथ है, आप मुझे सरगी नहीं देंगी? तुझ काली गरम जली ने मेरे बेटे की जिंदगी झंड कर दी। नहीं दूंगी मैं तुझे करवा चौथ की सरगी। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। इतने के बाद भी सलोनी भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है और रोते बिलखते हुए वो काली सुहागन बहू माँ करवा की पूजा करती है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, दर्शन करके यह मनवा निहाल है। लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल सिंदूर तो लाल लाल चुनरी। ओ मन वांछित वर देने वाली, रखियो अमर सुहागन की लाली। जय गौरी माँ तेरी जय हो गौरी माँ। माँ करवा, अगर सच्चे मन से मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है तो उसका फल दो माँ। सलोनी आधी रात तक अपने पति के आने का इंतजार करती है। तभी रात के 2 बजे नशे में धुत विराट लड़खड़ाते हुए घर आता है और 16 श्रृंगार में सजी सलोनी को देखते ही रह जाता है। क्या बात है बीवी, आज तो मेरी बड़ी सुंदर लग रही है। ये कहते हुए विराट सलोनी के करीब आ जाता है और दोनों उन लम्हों में खो जाते हैं। सलोनी को पत्नी का दर्जा तो मिल जाता है, मगर एक कड़वा सच ये भी था कि उस दिन के बाद भी विराट हर बार नशे में ही सलोनी के नजदीक आता रहा। अचानक से शोरगुल की आवाज से सलोनी यादों से बाहर आ जाती है। विराट, ये सब क्या है? ये तो बाबूजी की आवाज है। जैसे ही सलोनी बाहर आती है तो विराट के बगल में शादी के जोड़े में उसकी सौतन खड़ी होती है। तो मेरा खून तो हो ही नहीं सकता,
क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया? चिल्लाइए मत पिताजी। किससे पूछकर आपने मेरी शादी इस जैसी काली कलुटी के साथ की थी? हाँ, मेरी पत्नी सिर्फ ईशा है। ये सुनकर सलोनी डबडबाई आंखों से विराट को देखते हुए पूछती है। तो फिर मैं कौन हूँ विराट जी? बताइए, क्या कमी रह गई थी आपकी पत्नी बनने में? मैंने आपको अपना तन मन सब सौंप दिया और आप मेरे होते हुए मेरी सौतन ले आए। ये सिला दिया आपने मुझे मेरे प्यार का। तभी अचानक से ईशा घमंड में सलोनी को धक्का दे देती है। हाउ डेयर यू! दो कौड़ी की काली कलूटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छूने की? दूर हट! विराट मेरा पति है, समझी? उस दिन पहली बार था जब सलोनी अपने हक के लिए डटकर लड़ती है। मैं मेरे पति से बात कर रही हूँ, समझी तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक औरत होकर एक दूसरी औरत का बसा बसाया घर तोड़ते हुए। मेरी सौतन बनकर भले ही तुमने मुझसे मेरे पति को छीन लिया है, मगर शायद तुमने एक सुहागन के सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत को देखा नहीं। इन काली मोतियों में बहुत ताकत होती है। विराट, मैं तो ये सोचकर बहुत खुश थी कि आपके आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप पिता बनने वाले हैं। एक बार मेरे बारे में ना सही तो इस होने वाले बच्चे के बारे में ही सोच लीजिए, अभी भी वक्त है। बच्चे की बात सुनकर विराट का पारा चढ़ जाता है। किसका बच्चा है ये तो बता। किसके साथ मुंह काला कराया तूने? शादी के बाद जब मैंने तुझे कभी छुआ ही नहीं है तो ये बच्चा मेरा कैसे हुआ? अब तक तो मुझे तेरे काले रंग को देखकर चिढ़ होती थी, मगर अब तो मुझे तुझे देखकर भी घिन आ रही है। विराट, इसके जैसी औरत पतिव्रता बनने का दिखावा करती है और करवा चौथ रखती है, मगर ये अंदर से इतनी खोखली और ढोंगी होती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ आ जाता है। अपनी सास राजरानी को सारगी की थाली सजाता देखकर काली बहू खुश होकर कहती है। मैं जानती थी माँ जी, एक दिन आप खुद अपने हाथों से मेरे लिए सरगी की थाली सजाएंगी। लाइए माँ जी, ये मुझे दे दीजिए। जैसे ही सलोनी हाथ आगे बढ़ाती है तभी राजरानी सारगी की थाली उसे छीन लेती है। मेरी क्या मति मारी गई है? जितना महंगा मावा, मिठाई और मठरी मैं तुझ काले कलूटन के लिए थोड़ी मंगवाऊंगी। ये करवा चौथ की सरगी की थाली तेरे लिए नहीं है मेरी काली बहू, बल्कि तेरी सौतन और मेरी दूसरी गोरी बहू के लिए है। चल हट यहाँ से। राजरानी बड़ी ही बेरहमी से धक्का देकर चली जाती है। तभी ससुर आलोकनाथ उसे सारगी देते हैं। सलोनी बहू, मैं जानता हूँ बहू को करवा चौथ की सारगी सास देती है, मगर मैं उसे निभा रहा हूँ। और माता करवा तो अपने पति के प्राण तक यमराज से वापस लौटा कर लेकर आई थी। तुम करवा चौथ करो और बाकी सारी चिंता बस माँ पर छोड़ दो। सलोनी भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है। वहीं राजरानी सरगी लेकर ईशा के पास आती है। ईशा बहू, ये लो तुम्हारी करवा चौथ की सरगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। सासू माँ, ये सारे फालतू के टंटरम मुझसे नहीं होगा। मगर ईशा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करवा चौथ करो। अजीब जबरदस्ती है। तुम दोनों माँ बेटे तो मेरे पीछे ही पड़ गए। करवा चौथ नहीं हो गया कि कलेश हो गया। ले जाइए ये थाली। ईशा घमंड में सरगी फेंक देती है। तभी गुस्से में आकर विराट उसे खींचकर थप्पड़ मार देता है। बस ईशा, बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये कहते हुए ईशा पलटकर विराट को थप्पड़ मार देती है। ये सारी मेरी ही गलती है। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ तो किसने कहा था कुत्तों की तरह मेरे पीछे भागने को? हाँ, वैसे भी तुम जैसे ठरके इंसान जब अपनी पत्नी का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? ईशा अपना सामान उठाकर चली जाती है। वहीं सलोनी अटूट श्रद्धा से करवा चौथ की पूजा करती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है। इतने में भागते हुए वहां विराट आ जाता है। सलोनी, आंखें खोलो। सलोनी, अरे कोई पानी लेकर आओ। विराट अपने हाथों से सलोनी को पानी पिलाकर करवा चौथ का व्रत खुलवाता है और अपनी गलती पर पछताते हुए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सलोनी, तुम तो तन मन से मेरी पत्नी बनकर हमेशा ये शादी निभाती रही, मगर मैं ही तुम्हारा पति बनकर नहीं रह सका और तुम्हें तुम्हारे काले रंग के लिए कितना कोसा। मैंने तो हमारे बच्चे को भी गाली दी थी। मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। सलोनी विराट को माफ कर देती है। सौतन बनकर आई ईशा उन दोनों की जिंदगी से चली जाती है और सलोनी को उसका पति वापस मिल जाता है। और उन खुशियों के लिए सलोनी मन ही मन माता करवा को धन्यवाद देती है। सुमन मेडिकल स्टोर से अपनी माँ की दवाई लेने जाती है। भाई साहब, ये जो पर्ची पर दवाइयाँ लिखी हैं, जरा ये दवाइयाँ मुझे दे दीजिए।
मेडिकल स्टोर वाला पर्चा देखकर एक के बाद एक दवाइयां निकालने लगता है, जिसके बाद वो उन दवाइयों का बिल बनाकर सुमन को देता है और कहता है, मैडम आपका 500 रुपए का बिल हो गया है। क्या कहा? 500 का बिल हो गया है? मेरे पास तो केवल 200 ही है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, आपको पूरा बिल पे करना होगा, तभी आपको ये सारी दवाइयां मिलेंगी। देखिए, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं आपको बाकी के पैसे कल तक लौटा दूंगी, कल मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। फिलहाल मुझे ये सारी दवाइयां दे दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, आपके पास 200 रुपए है? इन सारी दवाइयों में जो 200 रुपए की दवाइयां बनती हैं मैं आपको वो दे देता हूँ, आपकी बाकी कल तनख्वाह आने के बाद आप ले जाना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी दवाइयां देना बहुत जरूरी है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज मुझे ये सारी दवाइयां दे दीजिए। मेडिकल वाला थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वो सुमन को सारी दवाइयां दे देता है, जिसके बाद सुमन उन दवाइयों को ले जाकर अपनी माँ को दे देती है। सुबह तक उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है और वो अपने काम पर निकलने वाली होती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने छोटे भाई से कहती है, अंकुश मेरी बात सुनो, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं काम पर जा रही हूँ, इसलिए मेरे जाने के बाद माँ का अच्छे से ख्याल रखना। दीदी आप चिंता मत करो, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। सुमन बहुत ज्यादा गरीब परिवार से थी और अपने घर को चलाने के लिए वो एक कंपनी में नौकरी करती थी। वो जैसे ही कंपनी में जाती है, उसका बॉयफ्रेंड विनय उसे कहता है, क्या बात है, तुम आज बहुत ज्यादा लेट आई हो, लेट कैसे हो गई तुम? दरअसल माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उन्हीं की वजह से थोड़ा लेट हो गई। क्या यही सच है या फिर कोई और बात है? विनय तुम ऐसी कैसे बातें कर रहे हो, मुझ पर शक कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो चलना शाम को मेरे साथ घर, देख लेना अपनी आंखों से खुद ही मेरी माँ कितनी बीमार है। ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उनकी दवाई लेकर आ सकूं, केमिस्ट वाले से उधार दवाई ली है मैंने। बस करो, अपनी गरीबी के चर्चे और मत सुनाओ, मैं तो पक गया हूं तुम्हारी गरीबी के चर्चे सुनकर। विनय उस कंपनी में सुमन का मैनेजर था और उसे इसी बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि वो सुमन से फाइनेंशियली अमीर है और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन यहाँ एक और इंसान था जो कि सुमन को बेहद पसंद करता था, जो कि उस कंपनी का मालिक था। सुमन तुम आज लेट हो गई हो, काफी समय से देख रहा हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार लेट हो जाती हो। सुमन रोने लगती है और रोते हुए कहती है, सर मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सुमन के इतना कहते ही विराट पिघल जाता है और अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी परेशानी या कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, आखिरकार मैं तुम्हारा बॉस हूँ। विराट ऐसा कहकर अपने साथ अपने केबिन में विनय को ले जाता है। विनय तुम इन सारी फाइल्स को देख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन ये बता तू सुमन के आंसू क्यों पोंछ रहा था, जबकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं, ये काम तो मुझे करना चाहिए था। अरे तू क्या पागल हो गया है, इस ऑफिस के एम्प्लॉयज होने से पहले तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुझसे पहले मुझे सुमन मिली थी। मैंने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मेरी मदद नहीं चाहिए और एक दोस्त के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूं। भाई तूने सही कहा, मैं ही ज्यादा सोच रहा था। चल छोड़ और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में आजकल। तुझे तो पता है ना, मैं और मेरा एक तरफा प्यार, बस उसी के गम में जी रहा हूं। काश वो लड़की मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी बन जाएगी, पर मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बीच में नहीं आना चाहता। यार तेरी सोच ही अलग है, कितनी लकी होगी वो लड़की जिसे तू पसंद करता है, तू तो उसके कदमों में सारी दुनिया ही रख देगा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। विराट और किसी को नहीं बल्कि सुमन को ही बहुत प्यार करता था और उसने ये बात अपने दोस्त तक से छुपाई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विनय बेचारी सुमन पर इतना शक किया करता था कि वो अगर किसी से 2 पल खड़े होकर बात भी कर ले तो उसे इतना भी गवारा नहीं था। एक दिन सुमन अपने दोस्त पवन से अपने ऑफिस के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी। अपनी मॉम का ख्याल रखना, आजकल मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस उन्हीं की मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होती है और उन्हें मेरी शादी की। शायद मेरी शादी नहीं हो पा रही, इसीलिए उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। सुमन तुम कितनी समझदार लड़की हो, हर चीज सोच समझ कर करती हो। तुम्हारे पिता के न होने के बाद तुमने अपने परिवार को संभाला है, अपनी माँ की देख रेख भी तुम अकेले ही करती हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? सुमन कुछ कहती इतने में वहां विनय आ जाता है और उसे कहता है, मुझे तो पता ही था कि तुम ऐसी ही हो, गरीब हो ना तो लोगों का फायदा उठाना चाहती हो। तुम जैसे गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी भी ऐसे गरीब परिवार में होनी चाहिए जहां तुम्हें आटे और दाल का पता चल सके।
तुम जैसे गरीबों का कोई ईमान नहीं होता। तुम तो चाहती ही हो कि कोई अमीरजादा तुम्हारी चंगुल में फंस जाए और तुम उससे अपना मतलब निकाल सको। सुमन अपने बॉयफ्रेंड विनय की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है और रोते हुए विनय से कहती है, तुम्हारी इतनी घटिया सोच है मुझे लेकर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था विनय। अरे मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मेरे बारे में इतना गलत गलत सोचा। मैंने अपना सारा टाइम तुम्हें दिया, लेकिन तुमने मुझे मेरे प्यार का ये सिला दिया। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। विनय ऐसा कहकर सुमन के मुंह पर एक और चांटा मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर विराट आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जिसके बाद विराट विनय के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई तेरी सुमन को हाथ लगाने की? तू हमेशा से मुझसे पूछता था ना कि मैं एक तरफा प्यार किससे करता हूँ। यही है वो लड़की जिसे मैं एक तरफा प्यार करता हूँ, और मैं हमेशा से अपनी दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन आज तूने ये हरकत दिखाकर ये साबित कर ही दिया कि तू सुमन के लायक ही नहीं है। ज्यादा आया दोस्ती यारी दिखाने वाला। तूने दोस्ती में इतना बड़ा विश्वासघात किया है, ये कम है क्या? मैं तो पहले से ही जानता था, लेकिन आज तूने अपने मुंह से कह दिया। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, सुमन सिर्फ मेरी है और मुझसे ही शादी करेगी। तभी सुमन कहती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं गरीब हूँ, गरीबी में ही रहूंगी, लेकिन तुम जैसे लड़की से मैं शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। दुनिया जानती है तेरे और मेरे बारे में, कोई तेरा हाथ नहीं थामेगा। ऊपर से तेरे ऊपर कीचड़ और उछलेगा, तेरा जीना हराम हो जाएगा। पूरे शहर में तेरी बदनामी हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। अगर ऐसी बात है तो सुमन का हाथ मैं थामूंगा, और समाज से क्या, हर किसी से उसके लिए लड़ूंगा। सुमन, तुम मुझसे शादी करोगी? सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? सुमन शादी के लिए विराट को हाँ कर देती है, जिसके बाद विराट बहुत खुश होता है और अगले ही दिन अपनी अमीर माँ को सुमन के गरीब घर में रिश्ते के लिए भेजता है। बहन जी, मेरे लिए तो मेरे बेटे की खुशियां बहुत मायने रखती हैं, और अगर मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है तो मुझे आपकी बेटी बहू के रूप में स्वीकार है। मुझे आपसे कोई दान दहेज नहीं चाहिए। शादी के अरेंजमेंट भी हम लोग अपने आप कर लेंगे, और यही नहीं, आज से इस घर की जिम्मेदारी मेरे बेटे की हुई। आप लोग यहाँ नहीं बल्कि हमारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ही खत्म कर दी। आप जैसी देवी हर एक घर में होनी चाहिए। फिर क्या था, अमोलिका अपनी बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ती।